आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली अगला सेट प्रैक्टिस नंबर लेके आ चुका हूँ। कौन सा? तो ये सेट नंबर है 13, है ना। सेट नंबर 13 लेके आ चुका हूँ। और मैं आपको बता दूँ, कुछ फ्रेंड्स पूछते रहते हैं कि क्या सर मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भाई ये। चाहे आप बिहार दरोगा मद निषेध दे रहे हैं, ये मई में एग्जाम है, आप सबको पता होना चाहिए। बिहार दरोगा जो सिंपल दरोगा 1800 प्लस जो है ये भर्ती आ रहा है आपके बीच में, उसके लिए है, तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए भी रामबाण है ये। और जो लोग कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई महीने में है ना, जुलाई महीने में से शुरू हो रहा है, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी को ध्यान में रख के ये सेट तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सभी लोग और इसमें से किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन होते हैं, और आप लोग बताइएगा कि 100 में कितने क्वेश्चन आपने सही किया है और कितने आपने गलत किया है। लास्ट में मैं आपको कट ऑफ भी बता दूंगा कि आज का जो मॉक टेस्ट है उसका क्या कट ऑफ है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, है ना। उससे पहले जो लोग पेड बैच में आना चाहते हैं, मॉक टेस्ट का पेड बैच में, तो इसमें 40 सेट है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इसमें अभ्यास सीरीज भी है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 93 वाला नंबर, इस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है, पेमेंट आप 73 वाला पे करके भेजिएगा, उसका स्क्रीन शॉट करके 93 वाला पे, तो उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। जो लोग बिहार दरोगा के लिए तैयारी करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, सारे सेक्शन मेरा कवर नहीं हुआ, तो एकदम जीरो से आपको बिहार दरोगा का यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को जो है तैयारी करवाया जाता है। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में भी आ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो 93 वाला नंबर देख रहे हैं, इस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर यही है, जैसे आप पेमेंट करके भेजिएगा उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहे। फी अभी कम कर दिया हूँ, 1099 अभी मैं फी कर दिया हूँ। क्लास का टाइमिंग ये है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मॉक टेस्ट पे और एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है भाई, क्वेश्चन है कि कीव की राजधानी है, कीव किसकी राजधानी है, ये पूछने का कोशिश कर रहा है, और ये अभी न्यूज़ में था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सारे जो है 2025 का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जो मैं अभी मॉक टेस्ट में लिया हूं, और सारे क्वेश्चन अपडेटेड होता है। ठीक है, इसलिए सर्वोत्तम ये मॉक टेस्ट है, और ये 40 सेट का सीरीज कर लेते हैं तो एग्जाम में 65 से 70 क्वेश्चन तो डायरेक्टली सेट से आएगा। इसलिए सेट के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करिएगा, और जब मैं पीडीएफ दूंगा तो उसका प्रिंट आउट करवा के और मल्टीपल टाइम आप रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, तो कीव जो है किसकी राजधानी है, तो आप सबको पता है यह जो है यूक्रेन की, किसकी, यूक्रेन की राजधानी है। अब यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि भाई यूक्रेन की मुद्रा क्या है ना। तो यह जो है यूक्रेन की मुद्रा क्या है, तो आप कह सकते हैं सर रिवरिया, है ना, यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्वीडन की राजधानी भी पूछे जा सकते हैं, तो भाई स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, आप सबको पता होना चाहिए। स्टॉकहोम किसको पता नहीं है भाई, सबको पता है स्टॉकहोम है। और इसकी मुद्रा कौन सा है, तो आप सर इसकी मुद्रा जो है कोरोना है ना, ये कोरोना वायरस वाला कोरोना है, ऐसे बोल सकते हैं। इस तरीके से चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, ये स्वीडन है और ये स्विट्जरलैंड की अगर पूछा जाए तो भाई इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो राजधानी भैया बर्न है ना, ये बर्न है। और इसकी मुद्रा क्या है, तो ये फ्रैंक इसकी मुद्रा है, फ्रैंक इसकी मुद्रा है। ठीक है, और स्पेन के बारे में पूछा जाए तो आप कहिएगा सर स्पेन की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैड्रिड जो है, मैड्रिड इसकी राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है स्पेन की, इसका नाम है पेसेटा, पेसेटा इसकी जो है मुद्रा है। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिए, और जाहिर सी बात है अच्छे से करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जितना करवा रहा हूँ करके जाओ ना यार। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी का प्लेलिस्ट मैं यूट्यूब पे बना दिया हूँ, नहीं देखे तो जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में जो है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। 1857 का विद्रोह हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए। और 1857 की क्रांति कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो ये जगदीशपुर से ना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई जगदीशपुर कहाँ पे है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और बिहार के कंडीशन में भी आपको माइंड में रखना है। तो 1857 के विद्रोह का जो है जगदीशपुर का नेतृत्व कौन किया था, तो बाबू कुंवर सिंह। और जगदीशपुर कहाँ पे है, तो अभी जो है आरा जिला में है, बिहार के आरा जिला में है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1857 का विद्रोह मैं आपको बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि क्या कारण है जो अस्पष्ट जो है आकाश नीला दिखाई देता है, किस लिए दिखाई देता है, ये पूछ रहा है। तो आंसर भाई साहब हो जाएगा क्या, सी। इसलिए सी होगा क्योंकि आप देखे होंगे तो बैगनी और नीला, इस लाइन को समझिएगा, बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों को प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक जो है क्या करता है भाई, ये प्रकीर्णित होते हैं। इस कारण से जो है आकाश स्पष्ट जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4, मैं थोड़ा सा फास्ट में करवाऊंगा। कह रहा है कि हिमालयी जो है भालू तथा विशाल पांडा
हिमालय भालू, विशाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है? किन जातियों का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी ये लगातार न्यूज़ में था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पे जो शब्द आप देख सकते हैं ना, तो ये है सुमेध जातियाँ। सुमेध जातियाँ क्या होता है सर? तो भैया सुमेध का मतलब होता है, क्या होता है, तो ये वल्नरेबल होता है, वल्नरेबल होता है। ये वल्नरेबल क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, VELENERABLE होता है, वनरेबल होता है। वनरेबल का मतलब होता है, या फिर इसे हिंदी में जो है सुमेध जातियाँ कहते हैं। ये क्या होता है, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भाई हिमालय भालू, विशाल पंडा, ये कौन से कैटेगरी में, तो वनरेबल कैटेगरी में रखा जाता है। कारण यह है कि जिस प्रजाति की, दोबारा सुनिए, जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, और यदि प्रजाति की संख्या कितना, तो 10 वर्षों में, इस लाइन को समझिएगा, कितना, तो 10 वर्षों में ये पूछे जाते हैं, 10 वर्षों में 50% से अधिक की, 50%, इस लाइन को समझिएगा, 50% से अधिक की कमी, 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, तो उसे हम लोग कौन से कैटेगरी में रखते हैं, तो ये उसे हम लोग सुमेध जातियाँ या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में जो है इसे रखते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से आप क्या करेंगे भाई, ध्यान में रखेंगे। और इसमें कौन कौन सा है, तो ये तेंदुआ है, सिंग वाला गोंडा है, चीता है, 4 सिंग वाला मृग है, ये सब इसी कैटेगरी में रखा जाता है। मैं डिटेल में जो मैं PDF दिया हूँ उसमें लिख दिया हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी जो है नमक पानी का झील, और ये मैप से मैं ज्योग्राफी में आपको बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, है ना। ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे कौन सा राज्य होगा, तो आप सबको पता है कि सर यहीं पे एक उड़ीसा राज्य है, आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे तेलंगाना है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। अब यहाँ पे किन किन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य में जो चिल्का झील है, ये क्या पूछा जा रहा है कि नमक पानी झील, जिसे हम लोग खरे पानी का झील भी कहते हैं, है ना। खरे से मतलब खड़ा नहीं होगा, नमक होता है ना, जिसमें नमकीन पानी को हम लोग खरा पानी कहते हैं, चिल्का झील है। तो पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे जो है बड़ी नमक पानी, या फिर कई बार पूछा जाता है कि भाई भारत की जो है सबसे बड़ी जो है खरे पानी का झील किस राज्य में है, या फिर कौन सा झील है, तो ये चिल्का झील है। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि लेगून या फिर खरे पानी दोनों देता है ना। तो ये लेगून और खरे पानी का झील है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसे रामसर सूची के अंतर्गत जो है इसे रखा जाता है। सांभर झील जो है आप सबको पता है, सांभर झील ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, और यह भारत की सबसे जो है अंतःस्थलीय नमकीन झील है, बहुत, जो कि सर्वाधिक लवणता वाला झील यही है, सांभर झील। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आता है, वही क्वेश्चन मैं लिया हूँ मैं, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोलर सेल बने होते हैं, किसके बने होते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन, और जवाब दो सभी लोग। बिल्कुल, ये जो है सोलर सेल बने हुए होते हैं, ये कुचालक के, है ना। अब ये क्या होता है, देखो भाई, सोलर सेल अर्धचालक, जैसे हम लोग कुचालक कहते हैं, तो ये अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में जो है मूल रूप से देखा जाए तो ये आपने देखा होगा, P डैश एंड संधि होती है ना, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, और जिसमें सिलिकॉन का प्रयोग रहता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बार सिलिकॉन दे के भी पूछा जाता है, तो ये मान में रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है धुरी, अब देखो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसका है भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था, बोल रहा है कि नहीं है ना। और आपको बिहार दरोगा में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में आता है, सारे एग्जाम में आते हैं, है ना। इसलिए वही क्वेश्चन लिया हूँ जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में भी देखेगा। तो ये आंसर इसका ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन जो है धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में हुआ था। ये यहाँ से डेटा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसके बीच में होता है द्वितीय विश्व युद्ध, तो मैं आपको बता दूं, जर्मनी ने किस पे, तो पोलैंड पर आक्रमण किया, और इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होता है। जर्मनी क्या करता है, पोलैंड पर आक्रमण करता है, इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत होता है। और मैं आपको बता दूं, है ना, आपका ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका की मैं बात कर लूँ, ये हो गया। इनके सहयोग से यूरोपीय देशों का जो है जो गुट बना, वह जो है मित्र राष्ट्रों के नाम से प्रसिद्ध है। और धुरी राष्ट्रों में शामिल देश जो है जर्मनी था, जापान था, ये इत्यादि थे। तो प्रश्न क्या पूछा गया था, धुरी राष्ट्र, तो ये जो है धुरी राष्ट्र में मैंने आपको बता दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था, तो धुरी राष्ट्र में जो है जर्मनी, जापान, इटली सब था। तो जर्मनी, जापान, इटली था। लेकिन ये जो है ब्रिटेन की मैं बात कर लूँ, तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ये क्या था भाई, तो यह मित्र राष्ट्र, कौन सा, तो कह सकते हैं भाई मित्र राष्ट्र का देश है ये,
ये प्रश्न डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। यार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, नहीं तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है। आप लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा सा वीडियो छोटा करिए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए जो है संदर्भ रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनिए, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ रूप में माना जाता है। देखो भाई, भारत का सीधे तौर पे क्वेश्चन घुमाया है, लेकिन पूछा गया कि भाई भारत का जो मानक समय है वो देशांतर रेखा है। और आपने अगर पढ़ा है ज्योग्राफी, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ इंडियन ज्योग्राफी, और देख सकते हैं कितना योगदान है ज्योग्राफी का। और देखो ये PYQ का क्वेश्चन है, पिछले बार जो दरोगा था 1275, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये है, मैं लिया हूँ इस सेट में। तो ये भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये जो आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है ना, ये दो ईस्ट में देख रहे हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये भारत का मानक समय है। और हिंदी में कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत का मानक समय है। तो ये सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कन्फ्यूजन में देखो, ये 82.5 डिग्री पूर्वी है और 82.5 डिग्री पश्चिमी है, तो यहाँ पे 82.5 डिग्री जो पश्चिमी हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। ये भारत का मानक समय यहाँ पे जो है ये इलाहाबाद से होकर ये गुजरता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछे भी जाते हैं, है ना। ये कई बार जगह जो है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर भी देता है, और कुछ स्रोत में इलाहाबाद के जो है नैनी देता है। ये थोड़ा दोनों ऑप्शन नहीं देगा, या तो नैनी देगा या फिर इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर देगा, उससे होकर गुजरता है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना, मैप अगर मैपिंग किए हैं, फिर मैपिंग के थ्रू आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, तो क्वेश्चन को आराम से आप बना भी लेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक बार इंडिया मैप बना देता हूँ, और आपको भी मैप आना चाहिए, चूँकि आप देख ही रहे हैं भाई कि ये जो आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो है यूपी हो गया, तो आपको कह सकते हैं भाई यूपी राज्य से होकर भारत का मानक समय गुजरता है। और ये 82.5 डिग्री, मैं फिर से कर रहा हूँ, 82.5 डिग्री ईस्ट का जो है 82.5 डिग्री, या फिर हिंदी में लिख देता हूँ, पूर्वी देशांतर जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये भारत के जो है 5 राज्यों से, यूपी हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, है ना, और साथ में उसके बाद सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश हो गया। ये जो है 5 राज्य से होकर गुजरता है। ये क्रम यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे MP है, ये पे छत्तीसगढ़ है, झारखंड पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ओडिशा है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपको नहीं बताएगा कोई अच्छे से। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था, ये कब लगाया गया था। दोबारा सुनिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, ये क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, और ये पोल साइंस का क्वेश्चन है, देख सकते हैं सारे विषय को मैं समाहित किया हो, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। जो लोग ए दे रहे हो सही दे रहे हो। 1968 इसमें भारत में जो है, सॉरी बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब यहाँ पे कई बार डेट पूछे जाते हैं, ये डेटा थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये 29 जून का समय था, है ना, 1968, ये ध्यान रखिएगा। 1968 में बिहार में प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये कब से, तो 29 जून से लेके कब तक, तो ये जो है 26 फरवरी, मैं डेटा ही बता देता हूँ पूरा ताकि आप लोग को ध्यान रहे। तो ये जो है 26 फरवरी 1959 तक जो है ये लगा था पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन। तो उस समय का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये भोला पासवान था, है ना, तो भोला जी था, या फिर ऐसे बोल सकते भोला पासवान जो है, पासवान उस समय के मुख्यमंत्री थे। पहली बात ये ध्यान रखना। और आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भैया 8 बार लगा है बिहार में राष्ट्रपति शासन। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, सबसे लास्ट बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, कितने लोग बताओगे। तो आप कह सकते हैं सर अंतिम बार, जो 8वीं बार जो लगा था बिहार में राष्ट्रपति शासन, वो लगा था, यहाँ पे लिख देता हूँ, अंतिम बार जो लगा था, ये पे लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ, अंतिम बार या फिर 8वीं बार कह सकते हैं। अंतिम बार जो लगा था, ये लगा था 7 मार्च का डेट आपको ध्यान रखना चाहिए, 7 मार्च, है ना, 2005 में, है ना, 2005 में लगा था, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अच्छा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन जो लगा था, उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, बताइएगा। ठीक है, दिख नहीं ना क्वेश्चन, बताइएगा, कोई बात नहीं, वाला देखना आपके क्वेश्चन है भाई राज्यसभा के जो है। अच्छा मैं फिर से करूँ, यहाँ पे आपको बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में, अगर डेट पूछा जाए, डेट देखे तो ये 29 जून 1968 में लगा था, और ये जो है 26 फरवरी 1959 तक चला था। मुख्यमंत्री भोला पासवान थे बिहार में। टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, अंतिम बार जो है 7 मार्च 2005 में लगा था। उस समय का मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में आप करके बताइएगा कमेंट आंसर। चलो इतना काम करिए, गूगल बाबा का सहारा लीजिए, इससे होगा कि बहुत फायदा आपको मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं, बास्केटबॉल को मैदान को। बहुत अच्छा क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके चलता हूँ। कोर्ट कहते हैं भाई,
राज्यसभा में कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा में जो है 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, अब नहीं किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो वो आर्टिकल कौन से अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 83 क्लोज 3 के तहत जो है किया जाता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य में जो है एक शब्द आपको दिखेगा, अमरम शब्द जो का अर्थ क्या था? अमरम शब्द का अर्थ क्या था? अमरम शब्द का अर्थ क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अभी सैनिकों को जो है अनुदान देना, ये अमरम शब्द को जो है यहाँ पे इसका तात्पर्य है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान था, है ना। और यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, लेकिन भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर जो है उनका विशेष अधिकार था, जिनको दिया जाता था, उसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। क्वेश्चन में होना चाहिए कि किसके सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, कोई बात नहीं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भंग कर सकता है। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रादीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी, प्रादीपीय पठार की, प्रादीपीय पठार बोले चाहे प्रादीपीय भारत बोले, तो सबसे लास्ट का जो चोटी है ना, सर्वोच्च चोटी कौन सा है? सबसे लास्ट का नहीं, सर्वोच्च चोटी प्रादीपीय पठार या प्रादीपीय भारत का कौन सा है? सबको पता है, अभी मुझे पता है। आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुडी हो जाएगा। देखो भाई, अनाईमुडी की जो ऊंचाई है मीटर में है, ये 2600 कितना है भाई? 95 मीटर इसकी ऊंचाई है, पहली बार। और प्रादीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, प्रादीपीय पठार बोले चाहे दक्षिण भारत बोले, सबसे ऊंची चोटी क्या होगा? अनाईमुडी, सॉरी हाँ अनाईमुडी होगा, जो कि अनामलाई पर्वत की चोटी है। ये अनामलाई की पर्वत की चोटी अनाईमुडी है, अनामलाई की पर्वत चोटी अनाईमुडी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, ये पूछा है। तो देखो भाई, मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन, किसका? ओएस्टर का, यहाँ पे देख सकते हैं ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। आसान सा क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण होता है, कैसे होता है? 16 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, परितारिका द्वारा। इसे परितारिका को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कई बार परितारिका नहीं रहता है, आइरिस लिखा रहता है ना, आई रीस रहता है, तो परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, इसके द्वारा नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है इसमें से कैसे होता है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17 है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा, क्योंकि दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, इससे होता है। आगे बढ़ जाते हैं, सतलुज का काली नदी। अच्छा, सतलुज तथा काली नदी, आपने अगर ये हिमालय जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, भारत का जो है भौतिक विभाजन बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, है ना। एक बार मैप देख लीजिए अच्छे से, कोई बात नहीं, इधर हो गया, इससे होता है ना। अब देखो भाई, नदी के आधार पर हिमालय को जो हम लोग 4 भागों में बांटने हैं, नदी के आधार पर, है ना। तो ये कौन कौन सा है? तो आप कहिएगा से नदी के आधार पर हिमालय को जो हम लोग 4 भागों में बांटे हैं, कौन कौन सा है बता सकते हैं, है ना। तो 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सतलुज और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है ना। और ये नदी के आधार पर जो विभाजन को, नदी के आधार पर हिमालय का जो विभाजन किया है, सिडनी, यहाँ पे लिख देता हूँ, सर जो है ऐसे बोल सकते हैं, सर सिडनी, यहाँ पे लिख दूँ क्या? चलो लिख ही देता हूँ, सर सिडनी, इसका नाम है बुर्राड, है ना। बुर्राड ने जो है हिमालय के आधार पर, है ना, नदी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा क्या है यहाँ पे, ऊपर में सतलज हो जाएगा, सतलज के बाद क्या हो जाएगा, कितने लोग बता सकते हैं? सॉरी, यहाँ पे सिंधु हो जाएगा, सिंधु के बाद सतलज हो जाएगा, यहाँ पे काली हो जाएगा, यहाँ पे तीस्ता हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि यहाँ पे सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है। अब यहाँ पे देखो भाई, आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर नदी भी थोड़ा सा आपको पता है तो। यही तरीका मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैपिंग जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बी हो जाएगा, कमायू हिमालय, है ना। यहाँ पे पंजाब हिमालय है, कमायू हिमालय है, नेपाल हिमालय है, और सबसे लास्ट में कौन सा? एक बार दोबारा सुनिए, सर सिडनी बुर्राड ने किसके आधार पर? तो नदी के आधार पर, मैं यहाँ पे नदी के आधार पर जो है हिमालय के 4 भागों में बांटा। तो इन्होंने बोला कि ये जो आप देख सकते हैं, ये जो है तो भाई सिंधु नदी है, आपको पता होना चाहिए, सिंधु और सतलज कौन सा? तो सतलज लिख ही देता हूँ यार, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दोनों के बीच में जो हिमालय है ना भाई, इनका कहना था कि ये दोनों के बीच में जो हिमालय है उसे हम लोग कह देंगे कौन सा? तो पंजाब हिमालय, है ना। इसे हम लोग कह देंगे पंजाब हिमालय। यहाँ पे हिमालय लिख लो, मैं लिखूंगा तो लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। अब देखो, सतलज और यहाँ पे काली नदी है, इसके बीच में जो हिमालय होगा उसका जो नाम दे दिया है उसे कुमायूं, है ना, कुमाऊं,
हिमालय जो कि काली और सतलज के बीच में है। अब देखो काली और सतलज, सॉरी सतलज और काली, यहाँ पे काली नदी है, यहाँ पे काली नदी है, यहाँ पे काली नदी बोल सकते हैं। और काली और किसके बीच में, तो आप कह सकते हैं सर काली नदी और कौन सा, यहाँ पे तीस्ता होगा, है ना। तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है, काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय। और यहाँ पे जो है तीस्ता और किसके बीच में, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय है, उसे हम लोग कहेंगे असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और मैं PDF दिया हूँ तो उसमें सारी चीज़ मेंशन कर दिया हूँ, और ये सारी चीज़ें बहुत पहले से यार पढ़ाया भी हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग सभी लोग एक्सपर्ट हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट रुकिए, कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। अगर अवरोध और प्रतिबंध लगा देता है तो भाई क्या होता है, वैश्वीकरण होता है, निजीकरण। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आप सबको बता। तो सरकार ये क्या करता है भाई, अवरोध और ये प्रतिबंधों को हटाते हैं, तो ये उसे हम लोग कहते हैं उदारीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को उदारीकरण हटाता है तो उसे हटाना, उसे उदारीकरण कहलाता है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि 1909 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट कौन लिखेगा, ऑप्शन के अनुसार है, तो आप ये राजा राम मोहन राय। देखो भाई एक्चुअली ये 1809 में लिखता है। माफ करता हूँ, 1809 में गिफ्ट टू जो है मोनोथिस्ट, या फिर इसे हम लोग कहते हैं तुहफत उल मुआउद्दीन, जिसे हम लोग इसे इंग्लिश में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, या फिर हिंदी में इसे हम लोग तुहफत उल मुआउद्दीन, हालांकि ये कह सकते हैं ये उर्दू भाषा है, नामक पुस्तक जो है राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। अभी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, बताओ, हालांकि ऑप्शन में नहीं होगा। बिल्कुल जो आंसर टिक कर रहे हो भाई, बी इज द राइट आंसर, विनोद चंद्रन हो जाएगा। और इन्होंने जो है 29 मार्च 2023 में क्या किया था, तो शपथ लिया था, है ना, शपथ लिया था। ठीक है, और पटना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होता है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, अगर डेट पूछा जाए तो आप कह दीजिएगा कि भाई 3 फरवरी 1916 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को माइंड में रखिएगा। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में आप देखेंगे है ना, हाल ही में जो है आप देखेंगे जिसका नाम है बिपरजॉय, खबरों में था। तो ये क्या है भाई, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, 22 नंबर का क्वेश्चन, तो डी हो जाएगा। ये जो है चक्रवात था। चलो आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये पूछ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन को आपको ये रट लेना है, जो बोल रहा हूँ रटना है। तो मैं आपको बता दूँ कौन सा नहीं है, तो कहलगांव जो है ना महाराष्ट्र में नहीं है। दोबारा सुनिए, कहलगांव जो है ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। यह जो है भागलपुर, कहाँ पे है, तो बिहार के भागलपुर जिला, कहाँ पे, भागलपुर जिला में स्थित है यह परियोजना। NTPC के अधीन कोयला पर आधारित जो है संयंत्र है कहलगांव। बाकी तिरोरा हो गया, चंद्रपुर हो गया और ट्राम्बे हो गया, ये महाराष्ट्र में है, तो नहीं है, ये पूछ रहा था। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। भाई कितने डिग्री टेम्परेचर में, डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूँ, तो पानी उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन करें कि रिजर्व रिपो रेट, है ना, रिजर्व रिपो रेट जो है में वृद्धि डाइस होता है। तो देखो भाई यहाँ पे जैसे रिजर्व रिपो रेट में वृद्धि से क्या होता है, तरलता घटता है ना, तरलता जो है घटता है। और ये इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है ना, देख सकते हो। तो भाई सारे सेक्शन को मैं लिया हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भाई गागर में सागर भरना मुहावरे का, ये हिंदी का क्वेश्चन है ना। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, ये क्या है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपको टिक करना। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर रिजर्व रिपो रेट क्या है। भाई देखो, रिजर्व रिपो रेट ना वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालीन ऋण पर प्रदान करता है। रिजर्व रिपो दर का प्रयोग RBI द्वारा जो वाणिज्यिक बैंक होता है उसे कितने, तो अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। ये बेसिक बातें हैं यार, मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 बता दो, आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो थोड़े शब्दों से अधिक कहना, उसे हम लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं कहावत में, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है थोड़े शब्दों उसमें अधिक कहना होगा।
चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, धुआंधार, ये भी इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भाई, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कितना महत्व है और कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? कौन सी नदी पर है धुआंधार जलप्रपात? तो भाई आपको मैं बता दूं, यह जो है नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। तो देखो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। अच्छा, जलप्रपात क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं? तो आप सीधे तौर पर बोल सकते हैं, जब नदी का जल किसी स्थान पर खरे ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता हो, उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। बेसिक बातें हैं। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह कहलाता था? लॉर्ड जो जमीन देता था सामंत। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल बी हो जाएगा, उसे हम लोग फीफ, क्या फीफ कहा जाता था? उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो। अगला, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? आसान सा क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। किसका प्रयोग होगा? हाइड्रोफ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HF कहते हैं, HF है ना, का उपयोग किया जाता है। बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 बता दो आंसर। बिल्कुल ये हो जाएगा, जो आश्वित जल है ना, ये जो है मिश्रण नहीं है। बाकी वायु हो गया, दूध मिश्रित पेय हो गया, आयोडीनकृत नमक हो गया, ये सब मिश्रित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक देश एक विशेष वर्ष के दौरान जो है उत्पादित सभी अंतिम, देखो शब्द को पकड़िए, एक देश एक विशेष वर्ष में या फिर एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंकित वस्तु व सेवाओं का कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं भाई? GDP, GNP, NNP आपने पढ़ा है, इकोनॉमिक का टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी का। तो 31 का क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग कहते हैं सकल घरेलू है ना उत्पाद, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक पीसी प्रोडक्ट होता है, GDP कहते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? एक देश एक विशेष वर्ष के दौरान, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अब देखो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि ये PYQ का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में लिया हूँ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में PYQ का बहुत सारे क्वेश्चन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, बिल्कुल आंसर क्या होगा भाई साहब? तो आंसर जो हो जाएगा इसका 33 का D हो जाएगा। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या जब हुआ था, इस कारण से जो है ये युद्ध हुआ था और इसका तत्कालिक कारण यही था। ठीक है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के, सॉरी माफी चाहता हूँ यार, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो है, ये डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये 28 जून में हुआ था ना, जून 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो ये था ऑस्ट्रिया के राजकुमार, जिसका नाम था मैं आपको बताया हूँ ना कि भाई इसका नाम था फर्डिनेंड की हत्या हो गया था, है ना, और इसका तत्कालिक कारण यही था। उसी कारण से जो है ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होता है 28 जून 1914 में। बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष जो है, जो प्रोटेम स्पीकर होता है, उस किसे चुनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछे जाने वाले क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। ये हो जाएगा, लोकसभा के वरिष्ठतम जो सदस्य होता है ना, उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर इसका जो है नियुक्ति कौन करता है? भाई प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप युग्म में उभयलिंग पुष्प होते हैं? 35 का बिल्कुल ए हो जाएगा, गुड़हल तथा सरसों, ये है। आगे बढ़ जाते हैं। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कुल संख्या के अधिक, यहाँ पे कुल संख्या से होना चाहिए, कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। कितना से अधिक नहीं होगा ये पूछ रहा है 36 नंबर का। बिल्कुल 1/3 से अधिक नहीं होगी। आसान सा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों से कितना, तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम कितना, तो 40 निश्चित की गई, कम से कम 40 या फिर 1/3 वहाँ के। अगर मान लीजिए कहीं पर 40 से ज़्यादा है या फिर सबसे ज़्यादा तो यूपी में, आप सबको पता होना चाहिए, तो वहाँ पर विधानसभा के जितने सदस्य हैं ना, तो उनसे 1/3 संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। 5 राज्यों में विधान परिषद है, आप सबको पता होना चाहिए अभी। अगला क्वेश्चन है भाई, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? डेमोस शब्द का 37 का बिल्कुल ए हो जाएगा, जनता से है। देखो भाई
डेमो शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द जो है अंग्रेजी लोकतंत्र जो है शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का ही हिंदी रूपांतरण है, आप सबको पता होना चाहिए। और डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ होता है जनता और शासन। बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बक्सा, बक्सा है ना, बक्सा टाइगर रिजर्व। 38 का बिल्कुल डी हो जाएगा। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है बंगाल राज्य में है। बंगाल की खाड़ी आपने देखा होगा, बंगाल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन। 39 का बिल्कुल आप सही सुने, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो देखो भाई, धर्म की स्वतंत्रता कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बी हो जाएगा। बी में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, धर्म की स्वतंत्रता से है। संविधान के भाग जो 3 है, यह क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद कितना? तो 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार में का प्रावधान है। देखो भाई, ये नाबीब मरुस्थल स्थित है कहाँ पे? नाबीब मरुस्थल जो स्थित है कहाँ पे, ये पूछ रहा है। बिल्कुल ये हो जाएगा, अफ्रीका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? 41 का बिल्कुल ये हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सा? तो हिंद स्वराज। 1909 में महात्मा गांधी ने जो है, कब, ये डेट भी पूछे जा सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये कब? 1909 में हिंद स्वराज की रचना की थी। और यह मूल रूप से गुजराती भाषा में है। अगर पूछा जाए कि ये कौन से भाषा में है हिंद स्वराज नामक पुस्तक, तो ये भाई ये गुजराती भाषा में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करें कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए कितना? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 42 नंबर का। बिल्कुल सी, दोनों सदनों की कुल संख्या का कितना? 1/10 ये होना चाहिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। 10 में से 1 होना चाहिए। 1/10 का मतलब 10 में से 1 लेना है वहाँ से। ठीक है। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है, यह प्रत्येक सदन में जो है पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 1/पीठासीन यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसाधन जो वर्षों के उपयोग में समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्षों के लास्ट में, या फिर वर्षों के संसाधन जो वर्षों के उपयोग में समाप्त हो जाते हैं, वर्षों के उपयोग में समाप्त हो जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल आंसर ये अनवीकरणीय हो जाएगा। अनवीकरणीय। देखो भाई, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में बदला नहीं जा सकता है उसे अनवीकरणीय साधन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के जो है अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, पेट्रोलियम हो गया आदि अनवीकरणीय संसाधन है। ये सब क्या है? अनवीकरणीय। इसका पूछे जा सकते हैं कि भाई इनमें से अनवीकरणीय कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, दोबारा हम इसे नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब अनवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय है, इसे हम लोग दोबारा यूज करते हैं। लेकिन अनवीकरणीय में क्या होगा? जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसे हम लोग दोबारा नहीं यूज कर सकते। एक बार हमने यूज कर लिया तो वो जल गया तो दोबारा आ सकता है, नहीं मिल सकता है। लेकिन नवीकरणीय में क्या हो जाएगा? जैसे सौर ऊर्जा हो गया, दोबारा यूज कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा हो गया, दोबारा हम लोग ज्वार पैदा कर सकते हैं। तापीय ऊर्जा हो गया, दोबारा हम लोग तापीय ऊर्जा कर सकते हैं। ये सब का सब क्या होता है? नवीकरणीय, है ना। नवीकरणीय ये बड़ा ना होता है, ऊर्जा होता है। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा अभी आपने देख लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहे हैं भाई, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों पे आप लोग गौर करिए। क्वेश्चन है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 100 नंबर का। 44 नंबर का बता दो आप सभी लोग। बिल्कुल ये हो जाएगा, जीवाश्म कहते हैं। चलो, बिहार का कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो रामनाथ कोविंद, आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाई, नाथपा झाकरी हाईडेल पावर प्रोजेक्ट जो है, हाईडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के राज्य में है, मतलब कि भारत के कौन से राज्य में है? कौन सा? ये नाथपा झाकरी। 46 का बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश में, एचपी में है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। अब यहाँ पे पता है गलती करते हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग समझात अंग टिक करेंगे, कुछ लोग एनालॉगी अंग टिक करेंगे, समवृत्ति अंग करेंगे, अलग अलग। बिल्कुल आंसर इसका हो जाएगा समझात नहीं होगा। देखो, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो होता है ना, ये एनोलॉग मतलब कि एनोलॉगस अंग होता है, समवर्ती अंग होता है। ये कैसे, जरा सा ये समझ लेते हैं यहीं पे। चलो यहीं पे मैं समझा देता हूँ। आंसर इसका बी हो जाएगा। बी राइट आंसर, गलती मत करिएगा। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो है ना, समवर्ती, इंग्लिश बड़ा ध्यान रखिएगा, एनोलॉगस ऑर्गन होता है, अंग होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो समवृद्धि है ना, इसे कई बार यहाँ पे समरूप लिखा रहता है, समरूप अंग। तो यहाँ पे समरूप में और समजात में दोनों लोग बहुत सारे मैं देखता हूँ गलती करता है, वो एक ही समझ लेता है। नहीं नहीं, ये अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। इंग्लिश में समवृत्ति बोलिए चाहे समरूप बोलिए, एक ही होता है। ये समजात है, समजात है, समजात है, समजात है। समजात को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, तो होमोलोगस, होमोलोगोस ऑर्गन होता है, अंग को इंग्लिश में ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में क्या है, जो होमोलॉगस में और एनोलॉगस में, देखो एच से शुरू हो रहा है, ये ए से शुरू हो रहा है, चीज़ों को पकड़ के जल्दी करते हैं। देखो होमोलॉगस ऑर्गन, सॉरी एनोलॉगस ऑर्गन, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने से पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी जो दीर्घित उंगली होता है ना, उंगली के मध्य की त्वचा से या फिर त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के उसकी पूरी अग्रबाहु होता है ना, अगला हिस्सा, तो अग्रबाहु के त्वचा के फैलाने से बनता है। तो देखो दोनों अलग अलग है, जो पैरों से जो है ढकी रहती है। तो मैं आपको सीधे तौर पे बोल सकता हूं कि दो पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संगठनों में बहुत अंतर होता है पक्षी और चमगादड़ में। तो इसलिए समवृत्ति या फिर एनोलॉगस कह सकते हैं, या फिर समरूप अंग देखने में तो एक जैसे लगता है, लेकिन निर्माण अलग अलग होता है। तो सीधे तौर पर आप कहते हैं देखने में तो एक जैसा लगता है। आपको मैं अब साधारण शब्दों में समझा देता हूँ। देखने में एनोलॉगस में, जिसे हम लोग समरूप कहते हैं, देखो नाम से पता चलेगा, समरूप देखने में एक जैसा लगता है, एक जैसा लगता है देखने में, लेकिन अंग का जो विकास होता है वो अलग अलग जगह से होता है। आप देखा होगा अलग अलग अंग से होता है, तो उसे हम देखने में एक जैसा लगे और कार्य जो है अलग अलग हो। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए, अब समझ साधारण शब्दों में हम लोग समझ लेते हैं। जो एनोलॉगस होता है जिसे हम लोग समरूप कहते हैं, समरूप, तो देखो भाई क्या होता है यहाँ पे, ये देखने में एक जैसा लगता है, एक जैसा लगता है, लेकिन काम भी एक जैसा होता है, काम भी एक जैसा होता है, लेकिन इसका जो उत्पन्न होता है ना, ये अलग अलग ऑर्गन से होता है, अलग अलग ऑर्गन से उसका उत्पत्ति होता है। उत्पत्ति जो होता है अलग अलग ऑर्गन से होता है, ठीक है। तो पक्षी का जो पंख होता है वो, और चमगादड़ का पंख का जो उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होता है अलग अलग ऑर्गन से, लेकिन काम देखने में एक जैसा और काम एक जैसा ही करते हैं। उड़ने के लिए अपने पंख को पक्षी भी करते हैं और चमगादड़ भी करते हैं। आशा करते हैं आपने समझ लिया है। अब उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोलॉगस कहते हैं। अब यहाँ पे समजात अंग क्या है, तो वातावरण में रहने के लिए ऐसे अंगों की संरचना या उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। देखने में काम तो अलग होता है, लेकिन मतलब देखने में, मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना, और दो शब्द को पकड़िए, यहाँ पे प्रश्न देता है, संरचना एवं उत्पत्ति, संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, लेकिन काम जो होता है ना, कार्य क्या होता है, एक ही होता है। उसे हम लोग समजात कहते हैं। जैसे समजात किसे कहेंगे, जिसे होमोलॉगस कहते हैं। तो संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न होता है, लेकिन उसका जो है कार्य अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हमारा हाथ है, मनुष्य का हाथ, कुत्ते का अगला पैर, हमारा दांत, हाथी का दांत, आल का कंद और घास का जो है भस्तारी, ये इसका उदाहरण है। तो हमारा हाथ जो है ना, हम लोग का जो हाथ है, हम लोग का हाथ खाने के लिए होता है, किसी काम करने के लिए होता है, और कुत्ते का जो अगला पैर होता है उसका काम तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कार्य एक ही है, लेकिन उत्पत्ति अलग अलग, उसका संरचना अलग है और उत्पत्ति अलग है, आप देख सकते हैं। तो कुत्ते का पैर, जैसे हम लोग हाथ को, हाँ वो क्या कहते हैं, माफी चाहता हूँ, कई बार आप देखेंगे कुत्ते जो है ना मांस खाते हैं या फिर ऐसे पदार्थ खाते हैं जो कि उसको चीरने फाड़ने पड़ते हैं, वो अगला वाला हाथ से, देखिएगा पिछले वाला पैर से नहीं करते हैं, वो अगले वाला पैर से करते हैं, है ना। तो अंग तो अलग अलग जगह से उत्पत्ति हुआ है, लेकिन कार्य उसका वही होता है। जैसे हाथ, हम लोग का जो दांत होता है ना, तो हम लोग का दांत तो मुंह के अंदर होता है, लेकिन हाथी का दांत क्या होता है, शरीर के बाहर निकला रहता है, मुंह के बाहर निकला रहता है, आपने देखा होगा। लेकिन काम क्या होता है, हम लोग भी कोई भी चीज़ खाते हैं तो अपने दांत से काटते हैं, लेकिन हाथी भी क्या करते हैं, यही काम करते हैं। काम जो है एक ही होता है, लेकिन उत्पत्ति अलग अलग अंग से होता है। इसका मतलब हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं समजात। तो समजात और समवृत्ति या समरूप आपने देख लिया। तो हेमोलॉगस और एनोलॉगस थोड़ा सा मायने में रखिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया हूँ, कोई बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था 48 का, बताइएगा सभी लोग।
बिल्कुल सी हो जाएगा, सबको पता यार, है ना। उमेश चंद्र बनर्जी इज द राइट आंसर। प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था, आप सबको पता है। ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, और प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे, और सचिव ए.ओ. हुम था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। डाइस एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। 49 का बिल्कुल ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक जो है एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक साल? तो ये जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व कठिया दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या फिर न्यायालय के बारे में है? दोबारा सुनिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? 51 का बिल्कुल ये अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो है प्रावधान संविधान के भाग कौन से? भाग, ये कई बार पूछे जाते, भाग 5 में है, ध्यान रखिएगा। और अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक वर्णित है, और इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र और शक्तियाँ आदि का उल्लेख है। बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायी है। 52 नंबर का बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में जो है अखिल भारतीय स्तर पर जो है बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। अगला क्वेश्चन भाई, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफिसर जो होता है वो कौन होता है? तो भाई ये अटॉर्नी जनरल होता है भारत सरकार का। और बिहार सरकार का कौन होता है भाई? लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, जिसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, ये भारत सरकार का वकील कहा जाता है। और जो राज्य सरकार का वकील उसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, सॉरी महान्यायवादी। और महाधिवक्ता ये राज्य सरकार का वकील होता है ना, राज्य सरकार का वकील होता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी जो केंद्र सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का वकील होता है, तो आर्टिकल 76 में इसके बारे में प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछे जाते हैं। महान्यायवादी तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, या राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न धारण करता है, अटॉर्नी जनरल जिसे इंग्लिश में महान्यायवादी कहते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? 54 नंबर का बता दो। बिल्कुल ये हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा यहाँ पे किया गया था। कब? तो ये पूछा जाए तो 1926 आंसर आप बता दीजिएगा कि 1926 में कहाँ पे? पंजाब में किया था। इनके अन्य सहयोगी जो थे ये छबील दास और यशपाल भी थे इनके सहयोगी। अगला क्वेश्चन है भाई, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय जो उद्यान है किस राज्य में है? ये बता दो, सभी लोग बता दो। 55 का बिल्कुल बी हो जाएगा। त्रिपुरा होगा का? गलत, मणिपुर हो जाएगा, त्रिपुरा नहीं होगा, मणिपुर। मणिपुर इज द राइट आंसर। देखो भाई, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र, विश्व का, पूरे विश्व का, शब्द को पकड़िए, पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, और जिन्हें मतलब कि स्थानीय भाषा में फुमदी, स्थानीय भाषा में इसे फुमदी, क्या भाई? फुमदी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, बिल्कुल ये फ्लेमिंग की जो है दक्षिण हस्त नियम के द्वारा, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 57 नंबर का बिल्कुल सी हो जाएगा। जो लोग सी टिक कर रहे हैं भाई, 2006 में शुरू किया गया था मनरेगा। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से शुरू हुआ था। पूर्व में इसका नाम मनरेगा था। अब 2 अक्टूबर 2009 में नाम बदल दिया है। क्या नाम किया गया बताइए। अगला क्वेश्चन है, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र, जो मेडिसिन होता है, उनकी शाखा क्या कहलाता है? आँख और उससे रोगों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल डी हो जाएगा, ऑप्थोलॉजी हम लोग उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? 5 का आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। ये खत्म नहीं हो सकता। 5 का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती? तो भाई खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खनिज पदार्थ खत्म होता है, तो भाई ये विशेषता नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, लॉजिकल सोचना था। कोरापुट खाने भारत के जो है किस राज्य में स्थित है? 60 नंबर का ये हो जाएगा बिल्कुल उड़ीसा राज्य में। देखो भाई, कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचम
यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ये जो आप देख सकते हैं इसका नाम है पंच 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 इसका नाम था पंच पतमाली। पंच पतमाली पहाड़िया पर जो है बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पंच पतमाली पहाड़ी पर बॉक्साइट के लिए क्या है भाई, ये जो आप देख सकते हैं कोरापुट खाने इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उड़ीसा में अन्य भी खनिज क्षेत्र है, जैसे क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, कालाहांडी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है, ये भी है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था भाई? 61 का, बिल्कुल ये हो जाएगा, 1707 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करता है? तो एमएसपी मिनिमम, एमएसपी करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कई बार इसका शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है, इसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 62 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, जरा सा देख लेना भाई। कह रहा है कि जल के अणुओं की जो है अर्धपरागमयी झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 63 नंबर का, बी हो जाएगा। प्रासरण कहते हैं, प्रासरण के माध्यम से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि कोइलवर पुल पर स्थित कोइलवर पुल पर स्थित है। ये जो कोइलवर जो है, कोइलवर पुल कौन से नदी पर स्थित है? कोइलवर पुल कौन से नदी पर स्थित है? कोइलवर पुल जो है कौन सी नदी पर स्थित है? 64 नंबर का, बिल्कुल 64 का आंसर बता दो, बिल्कुल डी हो जाएगा। ये सोन नदी पर है, ठीक है, बिहार के सोन नदी में है। देखो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल की आधिकारिक नाम जो है अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना कब बहुत पहले हुआ था, 1856 में ही था, लेकिन परिचालन 1862 में हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई लगभग 1400 मीटर। कितना है भाई इस पुल की लंबाई? तो लगभग 1440 है, ये 1440 मीटर लंबी पुल। कोइलवर पुल सोन नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया था? भाई देखो यहाँ पे ये 65 का, बिल्कुल ये हो जाएगा सारनाथ में। देखो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो गौतम बुद्ध ने धर्म परिवर्तक सारनाथ में आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुबेला का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो वर्तमान बोध गया है, से सारनाथ आए और यहाँ पर जो है 5 ब्राह्मण सन्यासों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखो टॉयलेट क्यों इसका नाम ये दिया गया है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि आंसर बी हो जाएगा, बिंदेश्वर पाठक। देखो भाई, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में कब होता है? बिंदेश्वर पाठक का जन्म तो ये होता है भाई 1945 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और इन्होंने भारत में स्वच्छ और स्वास्थ्य दिशा को सुधारने के लिए, स्वच्छता और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सामाजिक परिवर्तन हेतु कब तो ये 1970 में, ये डेट भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। और इन्होंने 1991 में इन्हें जो है किसे, तो बिंदेश्वर पाठक को 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इनकी मृत्यु शायद 2023 में ही हुआ, 15 अगस्त 2023 में हुई थी, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। तो भाई इसे ही टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कारण क्या है आपने देखा। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष संबंधित किससे है? 67 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ये टीकाकरण से है। और ये शुरू जो किया गया था 25 दिसंबर 2013, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व पर्यावरण शब्द को पकड़िएगा, पर्यावरण दिवस नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून होना चाहिए ना, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक तो है। इसका सम्मेलन पर जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 1962 में होता है ना, 1972 में हुआ था। कहाँ पे? स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। ये कुछ बेसिक बात है, आपको ध्यान रखना। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन, देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। 69 का बताइए, 69 का बिल्कुल बी हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो में हुआ था, मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये 1992 में ब्राज़ील के कब हुआ था का डेट पूछा जाए, प्रथम विश्व सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन तो 1992 में ब्राज़ील के, देश का नाम था ब्राज़ील, आपको पता होना चाहिए, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2026 में जो है फीफा विश्व कप आयोजित जो है किया जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो बिल्कुल ये हो जाएगा, ये यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये पूछ रहा है, बिल्कुल ये सेरिब्रम होता है।
मंत्रिपरिषद का आकार होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पोल साइंस का क्वेश्चन, कितना होता है ये बता दो, बिल्कुल बी हो जाएगा, लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15%। इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, 7.3 का बिल्कुल सी हो जाएगा, आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मित्र पर गमछाधार तरीका आपने पता होगा, तो कौन से राज्य से गुजरती है ये पूछ रहा है, तो देखो भाई मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, बाकी जो है नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सी है, 7.5 का बता दो, बिल्कुल आंसर जो है ये हो जाएगा, गंगा नदी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, देख सकते हैं ज्योग्राफी का कितना क्वेश्चन है, 7.6 का, बिल्कुल भी हो जाएगा, अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला, कौन से संधि के बाद मिला था, 77 का, बिल्कुल ये हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि के बाद मिला था। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 7.8 का, बिल्कुल भी हो जाएगा, 324। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची के विषय पर संसद कब जो है कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर, 7.9 का आंसर ये हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत पारित प्रस्ताव पर। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ज्योग्राफी बहुत कायदे से पूछा, मैं पढ़ाया हूँ, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय, ये है देशांतरीय विस्तार और ये है अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार जो है, अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ से लेके उल्टा बोल दिया यार, 8 डिग्री 4 मिनट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में ये अक्षांशीय विस्तार है, और देशांतरीय विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके, ये मिनट का सिंबल है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में भारत स्थित है, तो 68 और 97 देख लो, जो होगा वही आंसर होगा, और ये पूर्व होगा, पश्चिम मत कर दीजिएगा, तो ये आंसर बी हो जाएगा, 20 राइट। देखो ये सब बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं, पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत कौन सा है, ये पूछा है। बताइए सभी लोग, आप सभी बड़ी समझदार हैं। अच्छा बी नहीं होगा यार, दोनों जगह पूर्व होगा ना, यहाँ पे पश्चिम दिया है, देखो कैसे क्वेश्चन को, ये BC हो जाएगा, 98 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है, ठीक है, ये BC इज द राइट आंसर होगा। पराबैंगनी किरणें को रक्षा करने वाली परत कौन सा है, 81 का, बी हो जाएगा, बिल्कुल जो है स्ट्रेटोस्फीयर है। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है, 82 का, बिल्कुल बी हो जाएगा भाई, यह जो है वैशाख माह के जो है शुक्ल पक्ष के 9वीं को। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है, 83 का, बिल्कुल डी हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं पक्षाब बादल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, सबको पता है, 84 का डी हो जाएगा, नेपच्यून को जो है हम लोग नीला ग्रह के नाम से, जैसे नेपच्यून को इंग्लिश में वरुण कहते हैं ना, वरुण ग्रह। अगला किसने गति के नियम को प्रतिपादन किया था, 85 का, 85 का आंसर बताइए, बिल्कुल ये हो जाएगा, न्यूटन ने। चलो आगे बढ़ जाते हैं, किस देश ने तीसरा साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सी हो जाएगा, भारत। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, अभी लगातार ये न्यूज़ में था, ये हो जाएगा केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, 88 का, बिल्कुल ये जो है कांता पांडे, आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सुकीन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा जो है परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च एंटी मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है, 89 का, बी हो जाएगा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, नौसेना एंटी शिप मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों की दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा की शुरुआत किया, 90 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा है, आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान ने सब काम किया है। चोलनाइकन प्रजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये न्यूज़ में था अभी, ये हो जाएगा केरल राज्य में है। हाल ही में किस राज्य में जो है एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है, कौन से राज्य में, 92 का, बी हो जाएगा, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, जो सरस आजीविका मेला 2025 है ना, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कौन शहर में करेगा, 93 का, आंसर ए हो जाएगा, नोएडा में, यूपी का नोएडा में। आयरन डोम शैली मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा जो है विकसित की गई, तो 94 का आंसर जो हो जाएगा, बी हो जाएगा, इजराइल।
खबरों में रहा मणिकरण तीर्थस्थल किस राज्य में है? मणिकरण तीर्थस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, 95 का, अभी लगातार न्यूज़ में था ये। डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? भाई ये हिंदी का क्वेश्चन है, तो संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं हम लोग इसे। 96 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से उचित शब्द का चयन करना है। जो औद्योगिक लिखा हुआ है इसका सही मीनिंग क्या है? सही शुद्ध बर्तनी वाला क्वेश्चन है ये, 97 का। तो आपको पता है कि औद्योगिक का सही जो शब्द है ये हो जाएगा, स्पेलिंग ये हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है? जो लिखा हुआ है वही चीज़ें कौन जो है यहाँ पे, जैसे लंगर है, बुक्कड़ है, कोकन है, तो कोकन जो है आपको सही दिख रहा होगा क्या? अशुद्ध है, अच्छा गलत कौन सा लिखा है ये पूछ रहा है ना। भुक्खर, भुक्कर, देखो यहाँ पे साफ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखा, बिल्कुल डी हो जाएगा, ये गलत था। अगला क्वेश्चन है भाई, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? 99 का, तो आप सीधे तौर पर कर सकते हैं, ये सब हो जाएगा, है ना। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्रकृति, दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये भी है। उन संपूर्ण दशाओं या योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर जो है घेरे हुए होते हैं, ये भी ठीक है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंत में क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, ये भी है। और ये तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है जरा सा देख लीजिएगा। सतत विकास के लिए आवश्यक जो होगा, तो 100 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा भाई, उपयुक्त में से सभी। ये जैविक विविधता का संरक्षण, दूसरा भी सही है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, ये सब सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपने 100 का 100 क्वेश्चन का जवाब सही से दिया होगा। और इसमें मैं वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को जो है लिया हुआ है, फिर वैसे क्वेश्चन को लिया हूँ जो डायरेक्टली पेपर में छपते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एनालिसिस जरूरी है। 1 से लेके 40 टेस्ट मैं करवा रहा हूँ ना अभी, उसको जरूर करो सभी लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।